हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन्स। तो आज से मैं एक नई सीरीज की शुरुआत करने जा रही हूँ और ये नई सीरीज की शुरुआत जो है वो आप लोगों के कहने पे कर रही हूँ। बेसिकली बीएड वाले कई बच्चों ने मुझसे बोला था कि मैम आपने बीएड कर रखा है। बेसिकली मैं ना पहले क्लास जो एक दो मैंने चलाई थी उसमें काफ़ी सारे लोगों ने उसको देखा था, मतलब 27K तक का बच्चों ने देखा था। फिर उसके बाद ना कमेंट्स भी आने लग गए कि मैम प्लीज़ आप इससे रिलेटेड आप ज़रूर से वीडियो बनाइए। हमारा एक चैनल अलग से भी था, तो उस पे 48 के बच्चों ने देखा था और उन्होंने बोला था कि मैम आप बीएड से रिलेटेड जो क्लासेस हैं वो ज़रूर से दीजिए, क्योंकि एग्जैक्टली जो बच्चों को चाहिए होता है वो मतलब कुछ कुछ ऐसे चैनल है जिन पे एग्जैक्ट मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता है। जो हमारे नोट्स अवेलेबल रहते हैं, जैसे कि आप जब एग्ज़ाम देने के लिए जाते हो तो उसके लिए आपके पास जो एग्जैक्टली नोट्स चाहिए होते हैं वो नोट्स कहाँ से मिलेंगे? वो नोट्स अंकिताज विजन्स के चैनल पे मिलेंगे, मतलब कि यहाँ पे जहाँ पे आप देख रहे हैं। मैं आप सभी को बोलना चाहती हूँ कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि मैं आपको आज से हिंदी और इंग्लिश दोनों में सब कुछ बताने वाली हूँ। अगर हिंदी होगा तो मैं इंग्लिश में समझाऊंगी, इंग्लिश होगा तो मैं हिंदी में भी समझाऊंगी। और मतलब मैं कोशिश ये करूंगी कि जो आपके पास कंटेंट है वो इंग्लिश हिंदी दोनों में पहुंच पाए। ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अभी स्टार्टिंग फर्स्ट वीडियो है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम समझ लेते हैं कि एग्जैक्टली क्या क्या है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा चतुर्थ प्रश्न पत्र। यहाँ पे मतलब आपका जो फोर्थ सेमेस्टर है उसके बारे में ही क्यों बता रही हूँ, क्योंकि अभी जो मेरे पास इनिशिएटिव आ रहा है वो ज़्यादातर जो बच्चों का अभी एग्जाम होगा उससे रिलेटेड आ रहा है, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर में जब बच्चे पहुंचते हैं तो उस टाइम पे होता है कि भाई ये साल भी मेरा ना अच्छा सा जाना चाहिए, तो वो ज़्यादातर यूट्यूब पे या इधर उधर सर्च करते हैं। और बच्चों को ऐसा होता है कि मुझे ना गाइड नहीं खरीदनी या फिर कोई बुक नहीं खरीदनी है, तो मुझे कोई वीडियोज़ मिल जाएँ बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे जैसे कि गाइड में रहता है, तो मैं उससे रिलेटेड मैं बिल्कुल पढ़ लूँ और मेरा एग्जाम बहुत अच्छा हो जाए। आपको मैं एक सजेशन भी देना चाहूँगी, अगर आपको दिल करे तो बीइंग टीचर का चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, अगर आपको MCQs चाहिए तो, क्योंकि वो भी एक मेरा ही चैनल है जिसपे फिलहाल मेरे बड़े भैया जी उसको संभाल रहे हैं, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट पे आप जा करके देख सकते हो। अदरवाइज मैं यहाँ पे जो आपका शुरुआत कर रही हूँ वो शुरुआत आपका थ्योरी प्लस आपके MCQs प्लस आपके जो लॉन्ग आंसर और प्लस आपके जो शॉर्ट आंसर होते हैं उन सब से रिलेटेड हम आपको पूरी तरह से एक एक चीज़ों के बारे में समझाने वाले हैं। ये चैनल बेसिकली मल्टीपर्पज़ के लिए है। यहाँ पे मैंने बीएड किया है इसलिए मैं बीएड बता रही हूँ। मुझे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बहुत पसंद है, नीट की प्रिपरेशन कराती हूँ इसलिए मैं बायोलॉजी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ाती हूँ। यहाँ पे मैं ANM की प्रिपरेशन इसलिए कराती हूँ बेसिकली क्योंकि यहाँ पे जो बायोलॉजी पोर्शन है वो ANM में आता है। मेरा जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से नाता है ना वो बहुत ही पुराना है। मैं यहाँ पे एक बोल सकते हैं कि मल्टी चीज़ें मैं प्रोवाइड करती हूँ, जिसमें अगर आप कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहे, इवन मुझे रीजनिंग बहुत अच्छी आती है, मैं रीजनिंग की भी प्रिपरेशन कराना चाहती हूँ। और जो ये CDP है और जो ये यहाँ पे EVS है, तो इन सब का भी मतलब थोड़ा नॉलेज है क्योंकि मैंने बीएड किया है, सीटेट टेट है, तो इस वजह से थोड़ा सा यहाँ पे जो ये चैनल है वो बहुत सारी चीज़ों के लिए है। तो आप सभी को बोलूँगी कि यहाँ से आई नो कि थोड़ा सा टाइम लगता है वीडियोज़ आने में, लेकिन आपको जब भी वीडियोज़ आएंगे तो वो वीडियोज़ से लगेगा कि हाँ ये वीडियो मेरे लिए हेल्पफुल है। ठीक है। अभी बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन हो गया, बहुत सारी बातें हो गई हैं। यहाँ पे आपको बोलूँगी अगर आपको नोट्स चाहिए, PDF चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज़ें चाहिए, तो उन सब के लिए मैं आपको टेलीग्राम चैनल दे दूँगी। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है, आप वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिएगा। बेसिकली वहाँ पे ग्रुप है, इन केस अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न होती है तो वहाँ पे आप चैट्स भी कर सकते हैं। वहाँ पे हमारे सीनियर्स जूनियर्स सभी अवेलेबल हैं जो आपकी हेल्प कर देंगे। ओके। इस वीडियो में हम अभी क्या बताने वाले हैं, जो बच्चों के एग्जाम्स होने वाले हैं, जो बच्चे बहुत परेशान थे, तो मैंने सोचा जो ये इनिशिएटिव है वो क्यों ना हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों से शुरू करें, उसके बाद हम धीरे धीरे आपके चैप्टर पे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूनिट वाइज यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ये इंग्लिश में है, हम आगे नीचे हिंदी में भी बताने वाले हैं। ठीक है। तो ये यूनिट 1 है, यहाँ पे इनोवेशन आ रहा है। बेसिकली इनोवेशन में ये लोग क्या देने वाले हैं, इसका मीनिंग रहेगा, कॉन्सेप्ट रहेगा, क्या ज़रूरत है, मतलब नीड क्या है, मैं आपको हिंदी में भी बताती हूँ। और इसका जो टेक्नोलॉजी और सोशल चेंज में स्कोप है वो किस तरह से होगा, और साइंटिफिक टेम्पर, तो ये इनोवेशन के बारे में है। ऑब्स्टिकल्स के बारे में कि ऑब्स्टिकल्स कौन कौन से आते हैं, प्रॉब्लम्स कौन कौन सी आती है इनोवेशन में। एजुकेशन मतलब रोल ऑफ एजुकेशन इन ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स एंड इन ब्रिंगिंग इनोवेशंस। और रोल ऑफ यूनिसेफ जो हमारा एजुकेशन
के लिए जो ये यूनिसेफ इम्पॉर्टेंट है, तो इसका इन इंट्रोड्यूसिंग इनोवेशंस इन इंडियन स्कूल एजुकेशन क्या रोल है यूनिसेफ का, इसके बारे में बेसिकली यूनिट 1 में हम जो भी पढ़ेंगे वो इनोवेशन से रिलेटेड ही पढ़ने वाले हैं। तो आपको इनोवेशन के बारे में पता चल जाएगा ना, तो ये आप तीनों पॉइंट बहुत इजीली पढ़ सकते हो। फिर आपका कुछ नहीं आता है यूनिट 2 में, जो आप अगर आपने अभी अच्छे से प्रिपरेशन कर ली तो आपको टेट और सीटेट के टाइम पे इतना ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आपका अगर बायोलॉजी सब्जेक्ट है, अगर आपने यहाँ पे बायो टीचिंग सब्जेक्ट चूज करना है, तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। चाहे बायो और मैथ्स हो, दोनों की प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाएगी। तो यहाँ पे अगर आपको अच्छे तरह से प्रिपरेशन करनी है तो टेट और सीटेट दोनों के लिए आप यहाँ पे ढंग से पढ़ना शुरू कर दो, क्योंकि यहाँ पे जो आप पढ़ोगे वो टेट और सीटेट में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूनिट 2 है, इसमें क्या है कि इनोवेटिव प्रोग्राम्स एंड स्कीम्स फॉर सोशल डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। इसमें क्या है, जो प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, एक तो ICDS है, एक अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है जिसको हम ECCE बोलते हैं, पॉजिटिव पेरेंटिंग, आंगनबाड़ी एंड अदर एफर्ट्स इन प्राइवेट सेक्टर, फिर स्टेट सपोर्टेड इनोवेशंस जिसको SSA, महिला समीक्षा, और ईच वन टीच वन, हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जो ये कुछ स्कीम्स चलाई गई उनके बारे में। नेशनल लेवल पे जो हमारा एडल्ट एजुकेशन है, एडल्म है, और जो RTE है उसके बारे में समझेंगे। लाइफ स्किल एजुकेशन में हमारा हार्ड एंड सॉफ्ट स्किल्स आती हैं, और इनोवेशन इंस्टीट्यूट जो है इंडिया में उनके बारे में। तो ये हमारा आता है यूनिट 2 में। आई नो यूनिट 2 थोड़ी सी ब्रॉड है, बट उसके बारे में मैं आपको अच्छे से सब कुछ पढ़ा दूंगी, आप परेशान मत हो। जो बहुत ही एग्जाम के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चैनल पे वही मिलने वाला है, तो आप ना उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन फ्री हो जाओ। ओके, अब हम बढ़ते हैं यूनिट 3 पे, जिसमें हमारा बेसिकली आएगा जो भी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज हैं, जो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में। तो चेंजिंग फेस ऑफ स्कूल एंड यूनिवर्सिटी इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें ई लर्निंग इन एजुकेशन, इंटरैक्टिव रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट, EDU, SET, वर्चुअल रियलिटी। आपको अगर किसी भी, चाहे वो लखनऊ यूनिवर्सिटी हो, कानपुर यूनिवर्सिटी हो, या कोई भी यूनिवर्सिटी का ये BEd की प्रिपरेशन कर रहे हो, सब में बेटा ये आने वाले हैं, ये यूनिट सब में आने वाली हैं, सारे टॉपिक पॉइंट्स सब में आने वाले हैं। आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग ही मैं यहाँ पे यूनिट्स को क्लियरेंस दे रही हूँ कि यहाँ पे कौन कौन सी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यूनिट 4 में आता है लीगल अवेयरनेस, डिजास्टर मैनेजमेंट, स्वच्छ भारत अभियान, वोटिंग अवेयरनेस, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इन एजुकेशन, सेल्फ डिफेंस एंड स्पिरिचुअल एजुकेशन एंड योगा। मैं आप सभी को इतना इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि यहाँ आज की इस वीडियो में बेसिकली ये आपने 4th पॉइंट देख लिया ना कि 4th में क्या क्या है। आज की इस वीडियो में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाली हूँ कि यूनिट 1 में किस तरह के क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जो हमारे लघु उत्तरीय, मतलब कि जो ज़्यादा शॉर्ट नहीं होते हैं और जो ज़्यादा लॉन्ग नहीं होते हैं, मीडियम, मतलब आपको बिल्कुल 2 लाइन का भी आंसर नहीं देना है और बिल्कुल 10 लाइन का भी आंसर नहीं देना है। आप 5 से 6 लाइन के आंसर में आप इसको कर सकते हो, लघु उत्तरीय प्रश्नों को। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं एग्जैक्टली उनके बारे में बताएंगे, और ये जरूर से मैं आपको बता रही हूँ कि ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाला है। नहीं मानते हो तो आप पढ़ना और एग्जाम देख के देखना, बस मैं जितना बोलती हूँ ना आपका बहुत सही होगा। ठीक, चलो पहला क्वेश्चन बनता है कि शिक्षाचार, इनोवेशन जो था वो नवाचार उसको बोलते हैं। तो शिक्षा में नवाचार से क्या आशय है, नवाचार के प्रकार क्या हो सकते हैं, शिक्षा में नवाचार की एग्जैक्टली नीड क्या है ना। मैं आपको ऊपर बता रही थी ना कि नीड के बारे में पढ़ना है, तो उसकी एग्जैक्टली नीड क्या है, आवश्यकता क्या होती है, नवाचार कार्यकर्ताओं का व्यवहार किस प्रकार का होना चाहिए, नवाचार की सफलता के क्या मापदंड हैं, कि मतलब हम कौन कौन से ऐसे रूल्स फॉलो करें जिससे कि ये प्रोग्रेस हो, मतलब सफलता मिले। फिर वर्तमान समय में विकसित प्रमुख शैक्षिक नवाचारों का नाम लिखना होता है। फिर उत्तम शिक्षकों के हेतु नवाचार कैसे आवश्यक है और इस
की पुष्टि करो कि अगर आवश्यक है तो कैसे। भारतीय समाज का बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है। सामाजिक परिवर्तन का अर्थ क्या होगा। सामाजिक परिवर्तन में विद्यालय और शिक्षक का योगदान क्या हो सकता है, कि अगर आप सोशल डिफरेंस चाहिए तो उसमें अगर आपका जो स्कूल है, जो आपके शिक्षकगण है, मतलब जो आपके टीचर्स हैं, उनका क्या इम्पोर्टेंस है, क्या वो आपके लिए करेंगे, है ना, क्या उनका इम्पोर्टेंस है हमारे सोशल चेंजेस में। ठीक है। और सोशल चेंजेस में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं, जो भी बाधा मतलब ऑब्स्टिकल्स आते हैं, वो कौन कौन से ऑब्स्टिकल्स होंगे। आधुनिक खेल अथवा कंप्यूटर खेल पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। टोली शिक्षण के निर्देशक सिद्धांतों का विवेचन करना है। व्यक्तिक अनुदेशन प्रणाली के सिद्धांत लिखना है। व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली और अभिक्रमित अनुदेशन में अंतर लिखना है। यूनेस्को क्या है उसके बारे में आपको लिखना है, संक्षिप्त वर्णन देना है। संयुक्त राष्ट्र बल कोष जिसको हम यूनिसेफ बोलते हैं, उसका परिचय क्या है। यूनेस्को और यूनिसेफ दोनों बेटा अलग हैं, तो इसके लिए ना आप कंफ्यूज मत होना। हम यूनिसेफ यूनेस्को दोनों के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो इन दोनों के बारे में आपको यहाँ पे पढ़ना है। यूनिसेफ महिला श्रमिक विद्यापीठ पर संक्षिप्त टिप्पणी भी लिखना है और स्त्री शिक्षा हेतु यूनिसेफ की सिफारिशें भी लिखनी है। तो इसके बारे में हम यूनिसेफ के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब यहाँ पे यूनिट सेकंड पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ सकते हैं कि समन्वित बाल विकास योजना संक्षिप्त में लिखना है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित कैसे करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम पर कैसे हम संक्षिप्त परिचय। देखो ये सब ना बहुत ही ईजी है। अगर आपने ना एक बार जो मैं पढ़ाऊंगी, अगर आपने सिर्फ आपको रीड भी कर लिया ना आपने जो मैंने पढ़ाया, तो आपका समझ लो एग्जाम में आराम से क्वेश्चन भर भर के लिख के आओगे, ठीक है। बालवाड़ी योजना जो चलाई गई है, बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम जो चलाया गया है, बालिका समृद्धि योजना जो चलाई गई है, प्लस जो यहाँ पे शिक्षा सहयोग योजना चलाई गई है, किशोरी शक्ति योजना चलाई गई है, महिला स्वयं सिद्ध योजना पर टिप्पणी लिखना है और समाख्या कार्यक्रम का संक्षिप्त विवेचन करना है। स्कूल चलो अभियान पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन पर टिप्पणी लिखना है। तो मुझे नहीं लगता है कि ये बहुत टफ हो सकते हैं, है ना। तो मतलब इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जरूर से, मतलब मैं जो यहाँ पे बता रही हूँ ना, देख लेना बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा ही क्वेश्चन रखा होगा, ठीक है। ये कुछ मैं आपको ऑप्शंस दे रही हूँ कि इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। सर्व शिक्षा अभियान क्या होता है, सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम पर टिप्पणी दे दो। प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम क्या होता है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना क्या है, प्रौढ़ शिक्षा अथवा समाज शिक्षा को समझाना है। महिला शिक्षा की समस्याएं क्या हो सकती हैं, महिला प्रौढ़ शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी देना है। प्रौढ़ शिक्षा की उन्नति में अध्यापकों के अभाव के कारणों को बताना है और समाज शिक्षा के मार्ग में आने वाली समस्याओं का वर्णन करना है और 4 प्रमुख जीवन कौशलों का उल्लेख देना है और आंगनवाड़ी एग्जैक्टली क्या होता है उसके बारे में भी बताना है। तो मुझे जहां तक लगता है कि जो ये पॉइंट्स ऊपर देखे, मुझे नहीं लगा कि ये बिल्कुल भी टफ होंगे, ठीक है। फिर जो यूनिट थर्ड है, इसमें क्या है कि नेहरू युवा केंद्र पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए बोला जाएगा। दूरस्थ शिक्षा के क्या आशय हो सकते हैं और इसकी विशेषताएं क्या है, आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है और ये परंपरागत शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा में क्या बीच में डिफरेंस है, क्या अंतर है, मतलब क्या भेद हो सकता है उसके बारे में, ठीक है। फिर दूरस्थ शिक्षा प्रदान करने के माध्यम कौन कौन से हो सकते हैं, मुक्त अधिगम और दूरवर्ती शिक्षा पर टिप्पणी, पत्राचार शिक्षा से क्या अभिप्राय है, विवृत विश्वविद्यालय के प्रत्यय क्या है, मुक्त विद्यालय का इतिहास बताना है, मुक्त अथवा खुले विश्वविद्यालय की विशेषताएं लिखनी है, मुक्त विश्वविद्यालय और पत्राचार शिक्षा में अंतर स्पष्ट करना है और राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का संक्षिप्त परिचय देना है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त और खुला महाविद्यालय पर टिप्पणी लिखनी है। फिर वर्तमान में नवोदय विद्यालय की स्थिति का वर्णन करना है कि जो हमारे इस टाइम पे नवोदय विद्यालय की स्थिति है एग्जैक्टली कैसी चल रही है। सघन शिक्षा महाविद्यालय से क्या अभिप्राय है और शिक्षण में टेलीविजन की भूमिका को स्पष्ट कीजिए और शैक्षिक दूरदर्शन को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है और शैक्षिक दूरदर्शन के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, ठीक। फिर उपग्रह दूरदर्शन अनुदेशन प्रयोग बताना है। फिर राष्ट्रीय उपग्रह और दूरदर्शन योजना का महत्व बताना है। क्लोज्ड सर्किट दूरदर्शन से क्या अभिप्राय है, टेलीविजन कार्यक्रमों के प्रभाव बताना है कि क्या किस तरह से उसके टाइप्स हो सकते हैं, क्या प्रकार हैं। कक्षा शिक्षा में दूरदर्शन प्रयोग के सोपान लिखना है। शिक्षा के साधन के रूप में रेडियो का प्रयोग बताइए और शिक्षण के में रेडियो के प्रयोग के लिए सुझाव बताइए। बहुमाध्यम उपागम क्या है और बहु इंद्रिय अनुदेशन के लाभ क्या है। देखिए ये जितना भी बता रही हूँ ना, ये सभी आप सब बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको सिर्फ और सिर्फ
ढंग से इसको पढ़ना है। देखिए एजुकेशन है, वेबिनार है, सूचना तकनीक है, सूचना तकनीक के उद्देश्य क्या है, आईसीटी क्या है एग्जैक्टली, जो टेली कॉन्फ्रेंसिंग होती है उसके दोष क्या हैं, सीमाएं क्या हैं, अच्छा टेली कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग हो क्या सकता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का महत्व होना क्या चाहिए, है ना, पॉजिटिव पेरेंटिंग की जो अवधारणा है वो क्या है। ठीक है, तो इस तरह से हम यूनिट 3 तक करने के बाद यूनिट 4 पे पढ़ेंगे। यूनिट 4 में हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि क्या क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। भारतीय संविधान में वर्णित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। दूसरा, नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में अंतर स्पष्ट कीजिए। फिर तीसरा है कि नागरिकों के राज्य के प्रति कर्तव्यों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, विवरण प्रस्तुत कीजिए और मौलिक अधिकारों की किन्हीं 4 विशेषताओं पर वर्णन कीजिए। नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। आपदा और संकट के प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। चक्रवात क्या होता है और उसके प्रभाव क्या होंगे, और भूकंप क्या है और उसके प्रभाव क्या होंगे, और बादल फटना जो है हम उसको किसे कहते हैं, बादल फटना मतलब क्या है, उसे हम बादल फटना किसे कहते हैं। सूखे की स्थिति कब उत्पन्न होती है, जो सूखा पूरा पड़ जाता है वो कब पड़ता है। बाढ़ और उसके प्रभाव क्या हो सकते हैं, क्या विवेचना करोगे उसकी। सुनामी क्या है, इस पर टिप्पणी लिखो। रासायनिक और औद्योगिक दुर्घटनाओं से क्या अभिप्राय है, मतलब जो ये रासायनिक चीजें हैं, औद्योगिक जो दुर्घटनाएं होती हैं उनसे आप क्या समझते हो। महामारी और उनके प्रभाव क्या है, आपदा जो है उनके प्रभावों का वर्णन करना है। स्वच्छ भारत अभियान क्या है और स्वच्छ भारत अभियान के उद्देश्य क्या है, और स्वच्छ भारत अभियान से हम किस प्रकार जुड़ सकते हैं, और कॉरपोरेट क्षेत्र स्वच्छ भारत अभियान में किस प्रकार अपना सहयोग दे रहा है। जो कॉरपोरेशन का काम चलता है, जो कॉरपोरेट का सेक्टर है वो कैसे इसमें आपका सहयोग कर रहा है। ठीक है, और संपूर्ण स्वच्छता अभियान मतलब जो केंद्रीय ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम है इस पे बताना है, और जो निर्मल भारत अभियान है इसकी टिप्पणी, उद्देश्य और घटक क्या है। हठ योग और अध्यात्म में क्या संबंध है, मतलब मुझे लगता है कि जिस हिसाब से ये क्वेश्चंस मैं बता रही हूँ, अगर आप थोड़ा सा इन क्वेश्चंस को एक नॉर्मल रीड कर डालोगे ना, तब भी मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी हेल्प मिल सकती है। ठीक है, अब बेटा जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, जो ज़्यादा क्वेश्चंस के होते हैं उनके बारे में हम थोड़ा पढ़ते हैं कि वो कितने नंबर के और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो यूनिट 1 के अंदर पूछा जा सकता है कि शिक्षा में नवाचार के अर्थ की व्याख्या कीजिए। नवाचार में मार्ग में क्या बाधाएं आ सकती हैं उनके बारे में विवेचना कीजिए, और शैक्षिक नवाचारों के क्षेत्र का वर्णन कीजिए, और शिक्षा में नवाचार की विशेषताएं बताते हुए नवाचार अंगीकरण की अवस्थाओं का वर्णन कीजिए, और शिक्षा में वैज्ञानिक प्रवृत्ति के अर्थ और उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ओके, फिर लिखा हुआ है कि वर्तमान भारतीय शिक्षा के विभिन्न अंगों पर वैज्ञानिक प्रवृत्तियों के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए, और शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति के अर्थ तथा उसकी विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। शिक्षण में आधुनिक तकनीक के मनोवैज्ञानिक उपयोगों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए, और शिक्षा में समाहारक समन्वयात्मक जिसको बोलते हैं प्रवृत्ति के अर्थ और उसकी विशेषता, और नवाचार लाने में शिक्षा की भूमिका का वर्णन कीजिए। तो बच्चा ये दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं ये आपको बहुत ज़्यादा नंबर दिलाते हैं। ठीक है, विद्यालय को शिक्षा का प्रभावपूर्ण साधन बनाने के लिए किन उपायों को काम में लाना चाहिए। आधुनिक भारतीय समाज बालक को किस प्रकार प्रभावित करता है। जो शिक्षा सामाजिक परिवर्तन लाने का शक्तिशाली साधन है, इस कथन को कैसे आप सही कर सकते हो। और सामाजिक परिवर्तन के संबंध में शिक्षक और विद्यालय की भूमिका का वर्णन करिए। और टोली जिसको हम टीम बोलते हैं इसका क्या उद्देश्य है, क्या प्रकार है, ये होता क्या है, और इसके क्या सीमाएं हैं, क्या दोष हैं, क्या संगठन है, क्या कार्यविधि है, क्या सोपान है। ओके, क्रीडन क्या है, इसमें अधिगम में कैसे लाभकारी है। और शिक्षक ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं हो सकते कि जो आपका नवीन परिवर्तन के रूप में व्यक्तिगत अनुदेशन प्रणाली की परिभाषा और विशेषताएं, एक बार इनको देख लेना दिल करे, लेकिन ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। संयुक्त राष्ट्र बाल निधि मतलब यूनिसेफ जो है, इस पे आपको निबंध लिखना होगा। अभिक्रमित अनुदेशन के लाभ और सीमा, और इसको परिभाषित करना, प्रकृति लिखना है। ठीक है, तो इसके बारे
बारे में आपका यूनिट 1 है। यूनिट 2 में देखोगे तो प्राथमिक शिक्षा की समन्वित पद्धति के प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए, और ये अनुच्छेद 45 के अनुसार जो बालक जो है ना उसको 14 साल का हो जाएगा तो निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो ये जो है इस दिशा को उन्नति के अवरुद्ध सामान्य कारण क्या है, क्यों निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है, क्यों उनको पूरा कठिनाइयों को कैसे दूर किया जा सकता है, ये लिखना है। फिर लिखा है कि निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य बाल्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम सन 2009 पर एक निबंध लिख दो, और ये चुनौतियां जो हैं शिक्षा के अधिकार की उनके बारे में, और वर्तमान में सर्व शिक्षा अभियान प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने में कहाँ तक सफल हो पाया है, इसके स्वरूप तथा गुणात्मक विकास के योगदान का वर्णन कीजिए, और महिला समाख्या कार्यक्रम का परिचय देते हुए उनके उद्देश्य और योजना को लिखिए, और शिक्षक अभिभावक सहयोग की क्या आवश्यकता है और ये किस तरह से आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं। समाज शिक्षा या प्रौढ़ शिक्षा का अर्थ बताइए, समाज शिक्षा की समस्याएं और उनके समाधान का वर्णन भी कीजिए, और समेकित बाल विकास सेवा के उद्देश्यों को बताइए, और समेकित बाल विकास सेवा के प्रमुख कार्यक्रमों को विस्तार से लिखिए। ठीक है। फिर उच्च शिक्षा के अंतर विद्या अधिगम की धारणा से क्या अभिप्राय है, ये यूनिट 3 से पूछा जा सकता है। दूरस्थ शिक्षा के बारे में जरूर आएगा, पत्राचार शिक्षा की अवधारणा क्या है, और भारत जैसे विकासशील देशों में दूरस्थ शिक्षा का महत्व क्या है। तो ये चीजें ना थोड़ी सी आपको पढ़नी पड़ेंगी। खुला विश्वविद्यालय से आप क्या समझते हैं, है ना, इंदिरा गांधी खुला विश्वविद्यालय है ना, मतलब ओपन यूनिवर्सिटी, इसके बारे में क्या समझते हैं, क्या लिखना चाहोगे। भावी औपचारिक शिक्षा के क्षेत्र में नवोदय विद्यालय की क्या भूमिका है, उस पर टिप्पणी लिख दो। ई अधिगम शब्द का अर्थ बताइए और इसकी विशेषता उद्देश्य दोनों बताइए, और जो माध्यम और जो विधियां इनके लिए यूज करेगी वो बताइए, और शिक्षा के साधन के रूप में शैक्षिक रेडियो की क्या भूमिका है, और विभिन्न शैक्षिक रेडियो प्रसारणों का जो प्रसारण है उनका संक्षिप्त वर्णन दीजिए, और इनके गुण और दोष भी दीजिए, और जो टेलीविजन शैक्षिक महत्व को स्पष्ट करना है उसके बारे में लिखिए, और टेलीविजन के कार्यक्रम के प्रकार भी लिखिए, है ना, और जो लाभ है वो सीमा है उनके बारे में। अब जो इस टाइम बहुत चल रहा है कि इंटरनेट क्या है, इंटरनेट से क्या अभिप्राय है, इंटरनेट के क्या प्रयोग हैं, और ईमेल क्या होता है, बताना चाहिए, आपको पता होना चाहिए जरूर से। सूचना और संप्रेषण तकनीक का क्या अर्थ है, कौन कौन सी प्रमुख अधिसूचना और संप्रेषण तकनीकियां हैं, और इनके उपयोग, लाभ और सीमाओं का उल्लेख कीजिए। और दूरवर्ती सम्मेलन तथा टेली कॉन्फ्रेंसिंग से क्या अभिप्राय है, टेली कॉन्फ्रेंसिंग की प्रक्रिया तथा लाभ बताइए, और टेली कॉन्फ्रेंसिंग का अमुद्रित माध्यम के रूप में वर्णन कीजिए, और तकनीक विवरण और लाभ के बारे में भी लिखिए। फिर शिक्षण में बहुमाध्यम विधि का पर एक टिप्पणी लिखिए, आभासी कक्षा कक्ष क्या है, इनकी व्यवस्था के लाभ और सीमाएं लिखिए, और इनकी क्या कार्यशैली है। फिर जो यूनिट 4 है उसमें मेन आपके भारतीय संविधान और भारतीय नागरिकों के बारे में ही बच्चा लिखना है। देख लीजिए, आप आपदा बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ बताइए, अधिकार बताइए, नीति निर्देशक तत्व के जो मूल अधिकार हैं वो, मतलब आपको बेसिकली जो आर्टिकल्स अनुच्छेद है ना उनको ढंग से पढ़ के इनके जो चीज़ें लिखी हैं वो। दूसरा जो आपदा है, जो आपदा से कैसे जागरूक करें, जैसे कौन से चरण है, कौन कौन सी हम चीज़ें करें, निबंध कैसे लिखना है, इन सब के बारे में हम धीरे धीरे आपका जैसे आगे आगे चलेगा ना वैसे वैसे बताती चलूंगी। उद्यमिता शिक्षा पर एक निबंध लिखना है, आत्मरक्षा कैसे करोगे, आध्यात्मिक के प्रत्यय क्या हैं, योग को परिभाषित कीजिए और उनके लक्ष्य और उद्देश्य लिखे, उनके प्रकार, शैक्षिक मूल्य, और जो उनके ये स्वास्थ्य उन्नयन और उपचारात्मक क्षेत्र की विस्तृत व्याख्या है वो भी बताना है। सो मुझे जहाँ तक लगता है कि ये कुछ आधुनिक समाज में योग की बचावात्मक और चिकित्सा की उपयोगिता और उद्यमिता की अवधारणा की विवेचना कीजिए, और उद्यमिता का क्या महत्व है। तो ये टोटल आपके लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हो जाएंगे खत्म। हम अगर आपको बोलें तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। मैं जो जो पढ़ाऊंगी सिर्फ आपको उतना पढ़ना है, जो जो यहाँ पे आगे ईयर जिसके आगे लिखे हैं 2017, 16, 15, 18, 22, 21 जो भी, तो आपको वो तो पहले ही पढ़ने हैं, ठीक है। लेकिन जो क्वेश्चंस बताए हैं कोशिश करके सारे क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा थोड़ा जानकारी जरूर से ले लेना, और आपको बिल्कुल टफ नहीं लगेगा ना टाइम लगेगा। जो जो मैं यहाँ पे बताऊंगी ना बस आपको मेरे साथ साथ में पढ़ते रहना है।
ओके। अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर से आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि ये चैनल आपके लिए हेल्प के लिए ही बनाया गया है, जिसमें आपकी हेल्प ज़रूर से करी जाएगी। ओके। थैंक यू सो मच। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।